सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। इसमें पिछली क्लास में आपने जो डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन पढ़ा था, उसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल कर रहे थे। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, डी डी टी ऑफ बॉक्स ऑफ वेक्टर ए डी ए ओवर डी टी डी टू ओवर डी टी स्क्वायर वेक्टर ए का मान ज्ञात करो। एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डी डी टी ऑफ बॉक्स ऑफ वेक्टर ए डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डबल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, बेहद आसान। सिंस डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डी ए ओवर डी टी इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो फॉर्मूले से आप जानते हैं 3 टर्म आएंगी इसमें। तो पहली बार तो क्या है, पहले वाली टर्म का कर देते हैं ए का डेरिवेटिव डी ए ओवर डी टी। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ऐसे कैसे रखी है आपने, डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर। अब सेकंड टर्म में क्या करें, फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे रख दें, सेकंड वाली का कर दें और थर्ड को कांस्टेंट रखें। तो देखिए, फर्स्ट तो टर्म ऐसे कैसे, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया तो वो क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। और थर्ड ऐसे कैसे उतार दिया आपने, डबल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। फिर अब तीसरी टर्म, पहले दो पार्ट को ऐसे कैसे रखें, तीसरे को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डी डी टी ऑफ वेक्टर ए। और अगले वाले का डेरिवेटिव तो क्या आ गया, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया। तो देखिए, पहली वाली टर्म डी ओवर डी टी 2 बार आ गया। बॉक्स प्रोडक्ट में कोई वेक्टर 2 बार आ जाए तो वो 0 हो जाता है, 0 हो गया। इसी तरह सेकंड में लास्ट के दोनों डबल डेरिवेटिव 2 बार आ रहा है तो ये 0 हो गया। तो फिर क्या बचा, थर्ड टर्म बची है आपकी, बॉक्स ऑफ वेक्टर ए डी ए ओवर डी टी और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो फाइनली ये आंसर आ गया। तो एक बार दोबारा लिख दूं, देयरफॉर डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डी ओवर डी टी और डी टू वेक्टर ए ओवर डी टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ गया वेक्टर बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। ये आया आपका। तो बस ये आंसर आ गया। बिल्कुल रूटीन तरीके से अपन डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो ये निकालना था। दोबारा से देख लें क्या करना था आपको निकालना था डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो चूंकि बॉक्स प्रोडक्ट दे रखा है, उसका डेरिवेटिव आप जानते हैं। एक बार में एक टर्म का करते हैं। पहले स्टेप में आपने पहले वाली पार्ट का किया, दोनों दूसरा और थर्ड ऐसे कैसे रखा। फिर दूसरी टर्म में पहला ऐसे कैसे रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, तीसरा ऐसे कैसे रखा। फिर तीसरी टर्म में पहले दूसरे ऐसे रखे, थर्ड वाले पद का कर दिया। अब उसमें देखे, जो पहली 2 टर्म आई उसमें तो 2 वेक्टर सेम हो गए, और बॉक्स प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम होते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। तो पहले 2 पद तो 0 के बराबर हो गए, तीसरा पद बचा, यही आंसर आ गया। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स ऑफ वेक्टर ए डी ओवर डी टी एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर आ गया, बॉक्स ऑफ वेक्टर ए डी ओवर डी टी और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए। ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है फलन का अपकलन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। जैसा पहले करते थे, अब ये वेक्टर कैलकुलस चल रही है, जैसे कैलकुलस में करते थे बिल्कुल उसी तरह से। जैसे बाई किसी फंक्शन u का फलन है और u x का फलन है तो dy बाई डी एक्स निकालना होता था। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इफ़ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x देन dy बाई डी एक्स कैसे करते थे आप करते थे dy बाई डी यू
इंटू डी यू ओवर डी एक्स। बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करते थे डिफ्रेंसिएशन, बाई का यू के रेस्पेक्ट में और यू का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, ये करते थे। अब यहाँ क्या है, मान लेते हैं आप, सपोज वेक्टर आर इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड एस इज ए फंक्शन ऑफ टी, यानी एस किसी स्केलर वेरिएबल एस का, आर किसी स्केलर वेरिएबल एस का फंक्शन है और एस फिर स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है। दोबारा से सदिश आर है वो अदिश एस का फलन है और अदिश एस फिर अदिश टी का फलन है, तब डी आर ओवर डी टी, तो क्या होगा, पहले वेक्टर आर का किया स्केलर एस के रेस्पेक्ट में और फिर एस का कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल रूटीन तरीका। और अगर और भी फंक्शन होते, एस यू का फंक्शन हो जाता, यू टी का फंक्शन हो जाता, तो एक बार और आ जाता। दोबारा लिख दूं, यदि वेक्टर आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू, यू स्केलर है, यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस, एस भी स्केलर है, एंड एस इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ स्केलर टी, तब डी आर ओवर डी टी, वही चेन रूल हो गया अपने पास, ये डी आर ओवर डी यू, फिर डी यू ओवर डी एस और डी एस ओवर डी टी, मतलब बिल्कुल उसी तरह फंक्शन ऑफ फंक्शन जो करते थे वहाँ उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फलन के फलन का अपकलन, फलन के फलन का अपकलन, यहाँ डेरिवेटिव लिखा है अपकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। यदि सदिश आर अदिश चर एस का फलन हो, एक अपकलनीय फलन हो, और एस दूसरे अदिश टी का एक अपकलनीय फलन हो। अगेन, इफ वेक्टर आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर एस एंड एस इज ए फंक्शन ऑफ अदर स्केलर वेरिएबल टी, देन डी आर ओवर डी टी क्या आएगा, डी आर ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। वही रूटीन तरीके से अपन जैसे पहले करते थे उसी तरह से करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यदि वेक्टर आर इक्वल टू टी टू द पावर 4 आई कैप माइनस साइन टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर 1 के कैप हो, तब डी आर ओवर डी टी और डी टू आर ओवर डी टी के मान ज्ञात करो। अगेन, इफ आर इक्वल टू दिस देन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ डी आर ओवर डी टी एंड डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो आर दे रखा है तो सीधा लिख देते, नंबर 1 डी आर ओवर डी टी, यानी डी डी टी ऑफ आर, आर क्या लिखा है वो मैं लिख दूं यहाँ पर, टी टू दी पावर 4 आई कैप माइनस साइन टी जे कैप और फिर आएगा प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स के कैप, ये आ गया। तो क्या आएगा देखो, बिल्कुल रूटीन तरह से कर दें, पहले टी टू दी पावर 4 का करेंगे, कितना आ जाएगा 4 टी क्यूब आई कैप, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, साइन टी का कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी जे कैप, फिर टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर प्लस 1 का कितना आएगा 2 टी के कैप। तो ये तो आपके पास डी आर ओवर डी टी आ गया, बिल्कुल रूटीन तरीके से आपने कर दिया। आर दे रखा था, टी का फंक्शन था, डी आर ओवर डी टी आ गया। अब डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, तो वो भी लिख देते हैं। सेकेंड डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, अब ये डायरेक्ट लिख देते हैं, डी आर ओवर डी टी दे रखा है, इसको और डिफ्रेंशिएट कर दें टी के रेस्पेक्ट में। 4 टी क्यू का कितना आ गया, ये आ गया 12 टी स्क्वायर आई कैप माइनस कॉस ऑफ टी का कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन टी जे कैप और 2 टी का 2 हो गया 2 टाइम्स के कैप, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। बेहद आसान, 12 टी स्क्वायर आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस 2 के कैप। तो दोबारा से देख लें, आपको आर फंक्शन दे रखा था, आर किसका फंक्शन था, टी का, पहले में टी टू दी पावर 4 यानी कि फंक्शन का फंक्शन एक तरह से साइन टी, टी का फंक्शन साइन टी,
और साइन टी का फंक्शन आर, इस तरह से ये तो बिल्कुल रूटीन तरीके से अपन ने जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निगमन, सम इम्पोर्टेंस रिडक्शंस। अब कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो क्वेश्चंस की तरह अपन ने लिखे हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो रिजल्ट बना के लिख दिए हैं इनको आपने। यदि वेक्टर ए अधिस्तर टी का एक अवकलनीय फलन हो तथा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए हो, तो अगेन इफ ए इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर टी एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए, देन डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर टू ए डॉट डी ओवर डी टी। और सेकेंड लिखा है ए डॉट डी ओवर डी टी इक्वल टू ए इंटू डी ओवर डी टी। तो देखो आपको लर्न करके रखना है और बेहद आसान रिजल्ट है, रिजल्ट करके लिख दिया है, बाकी क्वेश्चंस की तरह भी आ जाते हैं ये। प्रूफ लिख रहा हूँ, सिंस वेक्टर ए होल स्क्वायर, वेक्टर ए होल स्क्वायर होता है अपने पास वेक्टर ए डॉट ए, ये अपन पहले से जानते हैं। तो देयरफॉर डी डी टी ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर निकालना क्या है आपके पास, देखो दोबारा से देख लो, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर निकालना है आपको, तो वही लेके चले आप। तो राइट साइड में क्या है ए डॉट ए, तो डी डी टी ऑफ ए डॉट ए। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डी डी टी ऑफ ए डॉट बी, वेक्टर ए एज इट इज इंटू डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस ए का डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको लिखा आपने ए डॉट डी ओवर डी टी, और सेकंड वाली टर्म को भी ऐसे लिख दिया ए डॉट डी ओवर डी टी। तो ए डॉट डी ओवर डी टी, ए डॉट डी ओवर डी टी ये 2 टाइम्स हो गया, 2a डॉट डी ए ओवर डी टी किसके बराबर हुआ, ये डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। तो पहला रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। फिर दोबारा देखते हैं, सिंस वेक्टर ए स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए, और ए डॉट ए कितना हो जाता है ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, यानी कि ये ए स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी वेक्टर ए स्क्वायर बराबर मापांक ए स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो देयरफॉर डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, डी डी टी ऑफ मॉडुलस ए स्क्वायर, ये भी टी का फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा। अब यहाँ किया तो कितना आ गया, ये 2a इंटू डी ए ओवर डी टी। अगर ए टी का फंक्शन है, जैसे आई की जे के पदों में लिखा है, तो मॉडुलस निकालेंगे वो भी यही आएगा। तो ये आ गया अपने पास डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। पहले तो ये किसके बराबर आया आपके पास, ये आया 2a डॉट डी ओवर डी टी, और अब आ गया 2a डी ए ओवर डी टी। अब मॉडुलस का है ये नंबर 2 और ये नंबर 1। तो फर्स्ट व सेकंड से, अब फर्स्ट व सेकंड से तो क्या कि दोनों को बराबर कर दिया, यानी 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट डी ए ओवर डी टी, और यहाँ कितना हो गया 2a टाइम्स डी ए ओवर डी टी। 2 कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, तो आ गया अपने पास a डॉट डी ए ओवर डी टी, और राइट साइड में a इंटू डी ए ओवर डी टी। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर का डेरिवेटिव है और डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं। राइट साइड में स्केलर है, तो ये आ गया। ये आपको प्रूफ करने थे, देखें रिजल्ट देख लें, फिर रिवाइज करते हैं। क्या था, इफ़ ए इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर टी एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, देन नंबर 1 क्या प्रूफ करना था, नंबर 1 आपको लेना था डी डी टी ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट डी ए ओवर डी टी। तो ये आपने कर लिया। और सेकंड के लिए फिर आपने दोबारा से प्रूफ किया,
दोबारा से क्या किया, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ये आपने कर दिया 2a इंटू डी ए ओवर डी टी, दोनों को इक्वेट कर दिया तो सेकंड रिजल्ट आ गया। कैसे किया एक बार और देख लेते हैं। पहले लिखा आपने वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, दोनों तरफ डेरिवेटिव का सिंबल लगाया, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए डॉट ए, तो ए डॉट डी ए ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो डी ए ओवर डी टी डॉट ए को लिख दिया ए डॉट डी ए ओवर डी टी, ए डॉट डी ए ओवर डी टी दो बार आ गया तो ऐड कर दिया, तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। सेकंड के लिए फिर आपने क्या किया, सिंस वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए होता है मापांक ए स्क्वायर, तो मापांक ए स्क्वायर और वेक्टर ए स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर। स्मॉल ए क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, डेफिनेटली टी का फंक्शन होगा, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से पहले ए स्क्वायर का किया 2a, फिर ए का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास सेकंड रिजल्ट लिख दिया। वो फर्स्ट दोनों को इक्वेट किया और दोनों को इक्वेट करके क्या आ गया, फिर ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर ए इंटू डी ए ओवर डी टी, ये आ गया। तो दोनों बेहद आसान रिजल्ट, इनको आप लर्न करके रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 8, किसी सदिश ए के अचर होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है डी ओवर डी टी बराबर 0। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन ए टू बी कांस्टेंट इज दैट डी ओवर डी टी इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आसान हो गया। पहले माना एक कांस्टेंट वेक्टर है, एक अचर सदिश है, अचर सदिश है तब क्या होगा, तो देयरफॉर डी डी टी ऑफ वेक्टर ए 0 हो गया। ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर ए 0, और अगर इसका डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव 0 है तो क्या होगा, कांस्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि कुछ चेंज हो ही नहीं रहा भाई। और तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, चाहे वेक्टर फंक्शन हो या स्केलर फंक्शन हो, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसलिए आपका ये दोनों कंडीशन सही हैं। अगर ये वेक्टर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, और डेरिवेटिव 0 है तो वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन होगा। रिजल्ट 9, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश ना हो। अगर कोई वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है लेकिन इसका मॉडुलस कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव अपने आप के लंबवत होगा। दोबारा पढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर प्रोवाइडेड द वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, माना सदिश ए का मापांक अचर है, मापांक ए अचर है, मापांक ए अचर है तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ए ये बराबर 0 आ जाएगा। मापांक अचर है, वेक्टर ए का मापांक क्या लिख दिया आपने, ए, वो अचर है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब देखते हैं, सिंस वेक्टर ए डॉट ए ये बराबर कितना आ जाएगा, ए इंटू कॉस ऑफ 0, यानी कि वेक्टर ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। और ये आ गया तो इससे तो अपन जानते हैं अभी, देयरफॉर डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर बराबर डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर। और ये क्या था, ये अभी आप करके आए हैं, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट डी ए ओवर डी टी, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब सदिश ए, सदिश डी ए ओवर डी टी के लंबवत है, परपेंडिकुलर है।
यानी वेक्टर ए डॉट डी ओवर डी टी जीरो आ गया, जीरो आ गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो बस यही आपको प्रूफ करना था। दोबारा देखें क्या लिखा है, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है बशर्ते कि वह स्वयं अचर सदिश ना हो। द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर प्रोवाइडेड दैट द वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। तो क्या किया आपने, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर लिया, वो किसके बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर क्या है, वेक्टर का मॉडुलस, और मॉडुलस कैसा है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव जीरो, यानी कि फाइनली ए डॉट डी ओवर डी टी जीरो आ गया। ये जीरो आ गया तो यानी कि सदिश ए अपने डेरिवेटिव के परपेंडिकुलर है, यही प्रूफ करना था। तो प्रूफ की बात हो गई, वो तो बेहद आसान हो गया। तो आपको रिजल्ट की तरह ये लर्न करके रखना है कि किसी भी वेक्टर का डेरिवेटिव जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, जिसका मापांक अचर हो, वेक्टर के लंबवत होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 10, किसी सदिश ए का परिमाण अचर होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ए डॉट डी ओवर डी टी बराबर जीरो है। अगेन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए डॉट डी ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। यानी कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन होगी तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो देखिए, मान लेते हैं, एक तो अभी प्रूफ कर दिया था आपने, माना सदिश ए का मापांक अचर है, सपोज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर बराबर डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर। तो ये तो अपन पहले से ही जानते हैं, और दिस इम्प्लाइज, जो आपने प्रूफ किया था वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए डॉट डी ओवर डी टी बराबर ए इंटू डी ए ओवर डी टी, और दिस इम्प्लाइज ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर ए इंटू जीरो, तो ये जीरो हो गया। ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर जीरो। तो ये तो प्रूफ हो गया, पहले ही हो गया था, दोबारा कर दिया। अब इसका रिवर्स लेना है। अब माना सदिश ए इस प्रकार है कि ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर जीरो। आपने ये एज्यूम कर लिया, और क्या प्रूफ करना है आपको कि ए का मापांक अचर है। दिस इम्प्लाइज ए इंटू डी ए ओवर डी टी बराबर जीरो। ऊपर तो क्या था, वेक्टर लग रहा था, ए डॉट डी ओवर डी टी बराबर जीरो, तो यहाँ आपने वेक्टर हटा दिया, डॉट भी हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये आप पहले से जानते हैं, ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर होता है ए इंटू डी ए ओवर डी टी। इससे पहले प्रूफ किया था। कोई भी वेक्टर हो तो उसके लिए आप जानते हैं ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर ए इंटू डी ए ओवर डी टी। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है और राइट साइड में क्या है, उसका मॉडुलस है। दिस इम्प्लाइज, अब ए तो जीरो है नहीं, तो डी ए ओवर डी टी बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि ए जीरो नहीं है, और किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब वो क्या है, वो अचर है, जिसका मतलब ए अचर है, अर्थात मॉड ऑफ ए अचर है। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर जीरो। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए अचर है। मापांक ए अचर है, तब आपने प्रूफ कर दिया था ए डॉट डी ओवर डी टी बराबर जीरो, पहले ही प्रूफ हो गया।
और अब डी ए ओवर डी टी बराबर 0 लेके चले तो मॉड ऑफ ए अचर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस अतः ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर 0 इम्प्लाइज है इम्प्लाइड बाई मॉड ऑफ ए अचर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मापांक अचर है तो ए डॉट डी ए ओवर डी टी 0 होगा, और ए डॉट डी ए ओवर डी टी 0 है तो मापांक अचर होगा। ये चीज़ें प्रूफ हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 11, किसी सदिश ए की दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी कॉन्स्टेंट इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0। उसी तरह का रिजल्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस देखें तो आपको कई बार मिल जाएगा। पहले क्या था, वेक्टर ए का मापांक अचर था। मापांक अचर था तो आपने क्या प्रूफ किया, वेक्टर ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर 0। अब क्या है, इसकी दिशा अचर है। दिशा अचर है तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0, और ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0 हो तो डायरेक्शन अचर है। तो देखें क्या है, पहले अपन लेते हैं, पहले माना सदिश ए की दिशा अचर है, और दिशा किससे देते हैं, फर्स्ट सपोज ए इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज कांस्टेंट, अर्थात ए कैप अचर है, ए कैप इज कांस्टेंट। डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से, तो कांस्टेंट है। अब सिंस वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए कैप, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ क्या लगा दिया, डी डी टी ऑफ ए इंटू ए कैप। अब u इंटू बी से होगा तो ए एज इट इज डी डी टी ऑफ ए कैप प्लस डी डी टी ऑफ ए इंटू ए कैप, ये आ गया। लेकिन ए कैप तो अचर बताया, अभी अचर बताया तो अचर का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो यहाँ कितना हो गया, ए इंटू 0 प्लस ये कितना आ गया, डी ए ओवर डी टी इंटू ए कैप। तो दोबारा से देखें क्या माना है आपने, आपने एज्यूम किया कि सपोज वेक्टर ए इस प्रकार है कि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्या आ गया अपने पास, डी ओवर डी टी बराबर कितना आ गया, डी ए ओवर डी टी, ए का मतलब मापांक का अपकलज इंटू ए कैप, डी ए ओवर डी टी बराबर डी डी टी ऑफ ए इंटू ए कैप आ गया। ये उसी स्टेप को दोबारा लिख लिया। अब क्या किया, यहाँ पर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए क्रॉस डी ओवर डी टी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में किया, राइट साइड में भी करते हैं। डी ओवर डी टी इसको तो अलग रख लिया आपने, और ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस ए कैप। वेक्टर ए और ए कैप सेम डायरेक्शन में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर डी डी टी ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू 0 वेक्टर। तो फाइनली ये हुआ आपका वेक्टर ए क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर। एक चीज़ प्रूफ हो गई, क्या लेके चले आप, जब ए की डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0 हो गया। अब इसका रिवर्स एज्यूम कर लेते हैं। रिवर्स क्या है, अब आप ये एज्यूम कर लें कि ये वेक्टर ऐसा है कि ए क्रॉस डी ओवर डी टी 0 है, तब आपको क्या प्रूफ करना होगा, तब प्रूफ करना होगा कि इसकी डायरेक्शन अचर है। अब माना सदिश ए इस प्रकार है कि ए क्रॉस
डी ए ओवर डी टी बराबर 0, ये ले लिया आपने। वेक्टर ए के लिए फिर वही मापांक ए इंटू ए कैप लिख देते हैं, ए इंटू ए कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ ए इंटू ए कैप बराबर 0। ए कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ ए कैप, तो ये लिखा आपने फिर ए कैप क्रॉस ए एज इट इज डी ए कैप ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी इंटू ए कैप, दिस इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आपने क्या एज्यूम किया है, ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0 एज्यूम किया है, और ए वेक्टर को क्या लिख दिया, ए इंटू ए कैप लिख दिया। अब इसका दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी ए ओवर डी टी ए कैप क्रॉस ए कैप बराबर 0। अब ए कैप क्रॉस ए कैप सेम वेक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो फाइनली ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी प्लस 0 बराबर 0, और ए स्क्वायर 0 है नहीं, तो देयरफॉर ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। एक रिजल्ट आ गया अपने पास। दोबारा से क्या लेके चले थे आप, पहले आप इस तरह से लेके चले थे कि ए एक ऐसा वेक्टर है कि ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0 है, और उससे आप कहाँ आ गए, ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0 पर आ गए। अच्छा, अब इसको आगे लिख लेते हैं। अब सदिश ए के लिए क्या कर लिया आपने, वेक्टर ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी। अब सदिश ए के लिए ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। ये आपके पास 2 आ गया। क्योंकि ए कैप का मापांक अचर है, मापांक अचर क्यों है, क्योंकि मॉडुलस इसका 1 है, यूनिट वेक्टर है, और किसी भी सदिश का मापांक अचर हो तब आप क्या करते हैं, आप जानते हैं ए कैप डॉट डी ए ओवर डी टी, ए कैप डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर 0, ये आप पहले से जानते हैं। एक रिजल्ट आपने इससे पहले प्रूव किया था, यदि किसी सदिश का मापांक अचर हो तो ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर 0 होता है। ए कैप कैसा वेक्टर है जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है। मॉडुलस क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। तो ए कैप डॉट डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। अब देखें, ये रिजल्ट 2 कहता है ए कैप क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0, और ये कहता है ए कैप डॉट डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। यानी कि इक्वेशन 2 ये बताती है कि ए कैप और डी ए कैप ओवर डी टी समांतर है, और ये बताती है लंबवत है। ऐसा कैसे हो जाएगा, अब ए कैप 0 है नहीं, सिंस ए कैप नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डी ए कैप ओवर डी टी परपेंडिकुलर टू ए कैप, और ऊपर से कितना आ गया, और वहाँ से आ गया डी ए कैप ओवर डी टी पैरेलल टू ए कैप। तो ये दोनों कैसे संभव है, एक ही सदिश ए कैप के लंबवत भी और ए कैप के समांतर ही है। तो ये तो एक ही स्थिति में हो सकता है कि वो शून्य सदिश हो। देयरफॉर डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। यानी कि आपको ये प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस मतलब ए एक ऐसा वेक्टर है कि इसके लिए ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0 हो तो उसकी डायरेक्शन अचर होगी। दिस इम्प्लाइज ए कैप अचर है। तो फाइनली अब आप ये याद रखेंगे कि कोई वेक्टर ए है, उसकी अगर डायरेक्शन अचर है तो ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0 होगा, और रिवर्स ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0 है तो डायरेक्शन अचर होगी।
दोबारा पढ़ते हैं एक बार उसको। देखिए क्या था रिजल्ट। किसी सदिश ए की दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0 होगा। यानी कि दोनों चीज़ें प्रूव करनी थी। ए की अगर डायरेक्शन अचर है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0। और अगर किसी वेक्टर के लिए ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0 हो तो आपको प्रूव करना है इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। पहले आपने क्या एज्यूम किया, पहले आपने एज्यूम किया कि वेक्टर ए की डायरेक्शन कांस्टेंट है, यानी कि ए कैप अचर है। ए कैप अचर है तो आपने स्टार्ट किया, वेक्टर ए लिख लिया ए इंटू ए कैप, फिर ए का डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव क्या आ गया, डी ए ओवर डी टी बराबर आ गया डी डी टी ऑफ मॉडुलस ए इंटू ए कैप। इसको आपने यहाँ लिख लिया। अब दोनों तरफ ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। ए क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस ए कैप। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया वेक्टर ए क्रॉस डी ओवर डी टी, दिस इक्वल टू डी ए ओवर डी टी इंटू ए कैप, ए क्रॉस ए कैप, वेक्टर ए क्रॉस ए कैप। और ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0। यानी कि डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब अपन ने रिवर्स ले लिया। अब आपने माना कि सदिश इस प्रकार है वेक्टर ए कि ए क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 है। अब आपको इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट लेनी है, तो ए के लिए क्या लिख दिया आपने, ए कैप लिख दिया, ए कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ ए कैप इक्वल टू 0। पहला ए कैप तो ऐसे ही रखा रहने दिया, इसका प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लिख दिया, ए क्रॉस डी डी टी ऑफ ए कैप प्लस डी ओवर डी टी इंटू ए कैप। लेकिन डी ए कैप ओवर डी टी, अच्छा ये ऐसे के रखा, ये भी ऐसे ही रहा। अब आउटसाइड जो ए क्रॉस है, ए कैप है, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो सेकंड टर्म है ए कैप क्रॉस ए कैप आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। और पहली वाली टर्म से आ गया ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ ए कैप। तो ये फाइनल आपने इक्वेशन 2 रख ली। अब इक्वेशन 2 आ गई। अब इसके साथ साथ क्या किया आपने, ये देखा ये तो आई गया क्योंकि ए कैप का मॉडुलस कांस्टेंट है, और जिस सदिश का मॉडुलस कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव और उसका प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोबारा से सदिश ए कौन सा लिया था आपने, सदिश ए ऐसा था कि ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0 था, तो उससे तो आपके पास आ गया ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। और ये रिजल्ट आपके पास पहले से है क्योंकि ए कैप का मॉडुलस 1 है, मॉडुलस कांस्टेंट है, तो ए कैप डॉट डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0। तो ये इक्वेशन कहती है कि ए कैप और डी ए कैप ओवर डी टी परपेंडिकुलर हैं, और ये कहती है कि पैरेलल हैं। लेकिन ए की सदिश किसी दूसरे सदिश के परपेंडिकुलर और पैरेलल साथ साथ नहीं हो सकता। ए की स्थिति में हो सकता है जब वो खुद 0 हो। ए कैप तो 0 है नहीं, इसका मतलब डी ए कैप ओवर डी टी बराबर 0 हो गया, और डी डी टी ऑफ ए कैप बराबर 0 हो गया, तो प्रूफ हो गया ए कैप क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइनली ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। देयरफॉर सदिश ए के लिए वेक्टर ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए कैप अचर है, ए कैप इज कांस्टेंट। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही रहता है। ए कैप अगर कांस्टेंट है तो क्या है, ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0, और ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0 है तो ए कैप कांस्टेंट है। ये दोनों रिजल्ट आपको लर्न करके रखने हैं। एक ही रिजल्ट है, इफ़ एंड ओनली। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12, यदि वेक्टर आर इक्वल टू आर इंटू आर कैप, जहाँ आर कैप इकाई सदिश है, तो आपको प्रूफ करना है आर क्रॉस डी आर कैप ओवर डी टी बराबर मॉड ऑफ डी आर ओवर डी टी। अगेन if vector r equal to r into r cap where r cap is a unit vector, then prove that modulus of r cap cross dr cap over dt this equal to mod of dr cap over dt। देखिए since vector r equal to r into r cap ये दे रखा है, चूँकि r cap का मापांक अचर है, जो पहले रिजल्ट काम में लिया था उसी को काम में ले रहे हैं,
सिंस मॉडुलस ऑफ आर कैप इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर आर कैप डी आर कैप ओवर डी टी के लंबवत होगा। ये आप पहले से जानते हैं। सिंस मॉडुलस ऑफ आर कैप इज कांस्टेंट, देयरफॉर आर कैप इज परपेंडिकुलर टू डी डी टी ऑफ आर कैप। पहले प्रूव कर चुके हैं आप, और अभी पिछले क्वेश्चन में काम में लिया था। तो देयरफॉर आर कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ आर कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, आर कैप का मॉडुलस डी डी, अच्छा मॉडुलस ही ले लें इनका, डी डी टी ऑफ आर कैप, इसका भी मॉडुलस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो साइन 90, और यूनिट वेक्टर तो आएगा नहीं क्योंकि मॉडुलस ले लिया। अब आर कैप का मॉडुलस कितना हो गया 1, और ये मॉड ऑफ डी डी टी ऑफ आर कैप, और ये इंटू 1, तो फाइनली क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ आर कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ आर कैप, दिस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी डी टी ऑफ आर कैप, इसके बराबर हो गया। बेहद आसान रिजल्ट, लेकिन महत्वपूर्ण, आपको याद करके रखना है। यदि वेक्टर आर इक्वल टू आर आर कैप, जहाँ आर कैप क्या है, आर कैप इज़ दी यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है, तो आपको प्रूफ करना है मॉडुलस ऑफ आर कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ आर कैप बराबर मॉडुलस ऑफ डी डी टी ऑफ आर कैप। कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया, क्योंकि आर कैप का मॉडुलस कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 है, 1 है तो इसका डेरिवेटिव इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो बस यही ले लिया। फिर आप लेके चले मॉड ऑफ आर कैप क्रॉस डी डी टी ऑफ आर कैप, तो क्या आएगा, आर का मॉडुलस डी डी टी ऑफ आर कैप का मॉडुलस साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और एन कैप वो 1 हो गया क्योंकि मॉडुलस ले लिया, तो मॉड ऑफ आर कैप 1 लिख दिया, साइन 90 1 लिख दिया, तो किसके बराबर आ गया, राइट साइड में डी डी टी ऑफ आर कैप आ गया। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपने कुछ डेरिवेटिव के कुछ रिजल्ट्स किए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर से अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।